दोस्तों, दुनिया भर में मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उनके सभी बड़े हिस्सों को सही जगहों पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। मेरा मतलब है, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल रिंग समुद्र के बीच में कैसे पहुंचते हैं, या विंड टरबाइन बड़े पहाड़ों और ऊंचे टीलों की तूफानी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचते हैं? इनमें से कुछ स्ट्रक्चर जितने बड़े और शानदार हैं, उनके ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन का पैमाना उससे भी ज्यादा शानदार है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ सबसे बड़े और सबसे शानदार ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को। बुलविंकल का बड़ा तमाशा। दोस्तों, बुलविंकल नाम का एक विशाल ऑयल प्लेटफॉर्म है जो कि 1736 फीट लंबा है, जो खंभों के सहारे टिका हुआ है और मैक्सिको की खाड़ी में मौजूद है। लेकिन यहाँ ये हिस्सा सिर्फ 384 फीट लंबा है, जिसका मतलब है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो कि 1352 फीट है, पानी के नीचे है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा है। तो इतनी बड़ी चीज इतनी दूर लाई कैसे जा सकती है? तो आइए चलते हैं 1988 में टेक्सास में इस मॉन्स्टर के जैकेट को पूरा ठीक होने के बाद। इस पूरे जैकेट का वजन 50,000 टन से ज्यादा था और इसे एफिल टावर की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करके बनाया गया था। 4.5 एकड़ जितने एरिया को कवर करते हुए इसे इसके किनारे की तरफ लिटाकर बनाया गया था, जो लगभग 3.5 फुटबॉल मैदानों जितना है। 2.5 साल के निर्माण के बाद वो ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि बुलविंकल का वजन 50,000 टन से ज्यादा था, इसलिए इसे अपनी जगह पर ले जाने के लिए एक कस्टम मेड बाज की जरूरत थी। 853 फीट पर बनाया गया ये अब तक का सबसे लंबा बाज था, लेकिन फिर भी जैकेट को बाज पर थोड़ा थोड़ा करके खींच कर ले जाने में ऑपरेटर्स को 5 दिन लग गए थे। ये अब टेक्सास के तट से कॉर्पस क्रिस्टी शिप चैनल के जरिए मैक्सिको की खाड़ी की तरफ 380 मील से ज्यादा दूर जाने के लिए तैयार था। बुलविंकल को बाज से लॉन्च किया गया था और अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद 90 सेकंड से भी कम समय में ये अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। फिर ऑपरेटर्स ने मैनुअल रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, फ्लड वाल्व खोलकर इसके खाली पैरों को पानी से भर दिया और समुद्र तल पर अपनी फाइनल पोजीशन में बुलविंकल को 1350 फीट नीचे डुबा दिया गया। पानी के ऊपर निकले हुए 15 फीट खुले ढांचे में आखिरी डेक सेक्शन को जोड़े जाने के बाद इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता माना गया। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $500 मिलियन थी, जो कि आज लगभग $1.3 बिलियन, या फिर इसे बुलियन कहें। जी हाँ, मैं उसके लिए वहां मौजूद रहूंगा। शानदार स्पार प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बुलविंकल चाहे जितना भी बड़ा है, लेकिन उसे चैलेंज करने वाली एक और बड़ी चीज है जो समुद्र में तैर रही है। सचमुच ये आस्था हिंस्टीन है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्पार प्लेटफॉर्म है। बुलविंकल के डिजाइन के विपरीत स्पार प्लेटफॉर्म ऊपरी डेक को बनाए रखने के लिए एक विशाल तैरते हुए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि तेज हवाओं, लहरों और धाराओं का उन पर कम असर होता है। इसका डायमीटर 164 फीट है और ये 656 फीट लंबा है और इसका वजन 50,000 टन से ज्यादा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये चीज एक के ऊपर एक रखी गई 2 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितनी लंबी है। ऐसा साइज और अजीब सा शेप होने के कारण सिर्फ एक ही जहाज था जो इस रिग को कोरिया में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से नॉर्वे की ऑयल फील्ड तक 16,700 मील की दूरी पर ले जा सकता था, और वो था डॉकवाइज वैनगार्ड। ये सेमी सबमर्सिबल बड़े कार्गो जहाज अब बोस्कल इसके पास हैं। ये लगभग 900 फीट लंबे और 230 फीट चौड़े हैं और उनके डेक में छुपी एक छोटी सी तकनीक के कारण वो 1,23,000 टन तक कार्गो ले जा सकते हैं। उनके डेक पानी की सतह से लगभग 90 फीट नीचे गिर सकते हैं, जिससे वो सुपर हैवी कार्गो को नीचे सरका सकते हैं, उसे ऊपर उठा सकते हैं। और क्योंकि ये एक जहाज है जिसमें फ्रंट हिस्सा नहीं है, ये अपने डेक पर सभी तरह के अजीब शेप के कार्गो को फिट कर सकता है और इस अजीब एंगुलर कार्गो के लिए एकदम सही है। सिर्फ 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हुए और समुद्र में लगभग 2 महीने तैरने के बाद आस्था नॉर्वेजियन पोर्ट पर पहुंचा। इसे इसकी जगह में लाया गया और सावधानी से डुबाए जाने से पहले लगभग 11 मिलियन गैलन पानी से भर दिया गया। यार, मुझे इसे जाते हुए देखकर बहुत ही दुख हो रहा है और मुझे लगता है कि बस इतना ही कहना बाकी है। आस्ता ला विस्ता बेबी। बिग ब्लेड बोट। दोस्तों, अगर आपने कभी विंड टरबाइन को देखा होगा तो आमतौर पर आप इसे दूर से ही देख पाते होंगे और पहाड़ पर फैले होने के कारण ये ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये बड़े स्ट्रक्चर 250 फीट से ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं और उनमें से कई तो 20 मंजिला इमारत से भी ऊंचे होते हैं। और इन टावर से जुड़े खास तौर पर डिजाइन किए गए ये ब्लेड भी छोटे नहीं होते, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के कंपोनेंट्स अक्सर चाइना जैसे आर्थिक केंद्रों में बनाए जाते हैं। वो इस पूरी दुनिया में हवाओं से भरे इन पहाड़ों तक कैसे पहुंचते हैं भाई? और उसके लिए ऊर्जा कंपनीज को थोड़ी टाइट पैकिंग और बड़े जहाजों के इस्तेमाल की जरूरत होती है। 2019 में बिजली कंपनी वेस्टास के जिही विशान जिही शिंग हैवी लिफ्ट शिप में 156 बिल्कुल नए V120 ब्लेड रखे गए और ये अपनी
अपनी क्लास का सबसे बड़ा जहाज था भाई। इस बड़े जहाज का डेक एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है, जिसमें लगभग 65,000 स्क्वायर फीट लोडिंग स्पेस है। इतनी सारी जगह के बावजूद V120 का हर ब्लेड 193 फीट लंबा था और हर एक का वजन 12 टन था। उन्हें सही तरह से जमाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढने की जरूरत थी और इतने बड़े और भारी ब्लेड के साथ लोडिंग प्रोसेस को पूरा करने में पूरे एक हफ्ते का समय लग गया था। इसके बाद ये जहाज स्पेन के फेराल शहर तक 11,500 मील से ज्यादा का अपना सफर शुरू कर सका, लेकिन अपने कार्गो को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए यह सिर्फ 10 समुद्री मील की रफ्तार से ही चल सकता था, सिर्फ 11 मील प्रति घंटे। इसका मतलब यह था कि इस सच के बावजूद कि ये 8 जनवरी को रवाना हुआ था, ये शिपमेंट मिड फरवरी से पहले नहीं पहुंचा। तो भाई ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं ना। शानदार ब्लेड दोस्तों, तो अब हम ये तो जानते हैं कि दुनिया भर में विंड टरबाइन ब्लेड कैसे भेजे जाते हैं, लेकिन वो ऊंची चोटियों पहाड़ों तक कैसे पहुंचते हैं? खैर, यही वो हिस्सा है जहां भरोसेमंद भार ढोने वाले सेमी ट्रक और एक्सटेंडेड ट्रेलर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ट्रक के रियर एंड पर एक अलग ट्रेलर पर एक ब्लेड के वजन को लगभग 200 फीट तक फैलाते हैं, जिसे एक एक्सटेंसिबल हाइड्रोलिक स्पाइन के जरिए जोड़ा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा तरीका मालूम होता है। अगर रास्ता बड़ा और सीधी लाइन में हो तो इतने लंबे लोड वाले ट्रक मुड़ते कैसे? और अगर वो मुड़ते हैं तो क्या उन्हें सड़क के किनारे की पेड़ों या चीज़ों से टकराने का खतरा नहीं होता? दोस्तों, हमने सब कुछ सोच लिया है, इसलिए परेशान मत होइए। इन सड़कों पर ब्लेड ले जाने से पहले पेड़ों, रुकावटों और यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट को भी हटाया जा सकता है, जिन्हें खास तैयारी की जरूरत होती है। ट्रक के पीछे का ट्रेलर भी सेल्फ स्टीयरिंग है, जिसका मतलब है कि इसे मैनुअल रूप से चलाने की जरूरत है। बिना ट्रक के रास्ते को फॉलो करके इधर उधर किया जा सकता है। इससे ब्लेड ले जाने वाले ट्रक के लिए 90 डिग्री तक मुड़ना संभव हो जाता है, इस बात की चिंता किए बिना कि पीछे के पहिए सड़क से हटकर खाई में जा सकते हैं मेरे भाई। इसके अलावा अगर ट्रक मिड लेन की किसी भी सॉलिड चीज से टकराता है तो इनमें से ज्यादातर की हाइड्रोलिक को उठाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर आखिरी मंजिल पर पहुंचना और भी मुश्किल और घुमावदार पहाड़ से भरी सड़कों से भरा हो? तो जब ऐसा होता है तो विंड ब्लेड एडेप्टर वाले ऐसे ट्रेलर काम करते हैं। इन ट्रेलर्स में से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम होता है जो चलते समय ब्लेड को 360 डिग्री तक घुमाने में मदद करता है, जिससे ड्राइवर को स्वीप एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि ब्लेड की पोजीशन को सड़क पर बदला जा सकता है। ये उस जगह को कम कर देता है जो कि ट्रकों को मोड़ने के लिए जरूरी होती है और इसे पेड़ों और घरों जैसी ऊंची रुकावटों के ऊपर से ले जाया जा सकता है। पहली नजर में तो ये डिजाइन एक एक्सटेंडेबल ट्रेलर की तुलना में थोड़ा कम सुरक्षित लग सकता है, लेकिन इन ब्लेड्स का वजन 88 टन है और ये 172 फीट लंबे हैं। अगर ये आपको इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं है तो एडेप्टर ट्रेलर के कुछ ऐसे डिजाइन भी है जिन्हें 230 फीट लंबी ब्लेड ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया है और वो चाइना की शानदार पहाड़ी सड़कों और खतरनाक मोड़ों को संभालते हुए उनसे गुजर सकते हैं। इन 20 टन ब्लेडों में से हर एक को इस प्रोजेक्ट के दौरान हेजिन सिटी, शांगसी प्रांत में 2.5 मील के घुमावदार मोड़ और पहाड़ी ढलानों से निकाल कर ले जाया गया था, जो इसे लगभग 3 घंटे बाद अपनी लोकेशन पर पहुंचा दिया। यार, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कितना आसान बना दिया है ना। और क्या आप जानते हैं कि और क्या है जो आसान है? नीचे दिए गए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाना। ऐसा करने से आपको अच्छी तरह से अच्छी जानकारियां ढूंढने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हो गया? ग्रेट। तो अब हमारा अगला बड़ा मूव कौन सा है? शानदार ट्रेलर पावर असिस्ट। दोस्तों, 2016 में हैवी लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनी मेमोइट ने ट्रेलर पावर असिस्ट नाम का एक लेटेस्ट हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जो हैवी ट्रांसपोर्ट की दुनिया में हलचल मचा देगा। उन्होंने शानदार मॉडल बनाए जो ये दिखाते हैं कि कैसे ये विशाल हाइड्रोलिक पावर सिस्टम और मॉडिफाइड ट्रेलर ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चुनौती देंगे। मेमोइट ने मॉडिफाइड ट्रेलर्स पर पावर पैक यूनिट को फिट करने का प्रस्ताव रखा जो बहुत बड़े कार्गो को ले जाने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रेलरों का इस्तेमाल करने के बजाय 6 एक्सल लाइनों में से 4 को हाइड्रोलिक रूप से पावर देगा। एक बार चलने के बाद हर इंजन 1000 हॉर्स पावर और 40 टन से ज्यादा का ट्रैक्टर पावर पैदा करेगा। इतने हॉर्स पावर की वजह से कई ट्रकों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होगी और उसके बावजूद ये डेक पर भारी कार्गो के साथ पहाड़ी सड़कों पर जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि पावर पैक को अलग अलग ट्रेलरों से जोड़ा जा सकता है, लंबे लोड को 2 अलग अलग ट्रेलरों पर ले जाया जा सकता है और संकरे मोड पर नेविगेट किया जा सकता है। ये काफी शानदार लग रहा है, लेकिन क्या वो इतनी शक्तिशाली तकनीक विकसित कर सकते थे? वेल, आपको इसका जवाब पता है? इसे मुश्किल मौसमों का सामना करने के लिए ही बनाया गया है। ट्रेलर पावर असिस्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान के बीच काम कर सकता है और अब पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यार, क्या कमाल की राइड है ना। इनक्रेडिबल कोक ड्रम। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी कोक ड्रम के बारे में सुना है? नहीं तो ये वो जगह नहीं है जहां कोका कोला अपनी मशहूर सोडा ड्रिंक्स बनाती है। कोक ड्रम विशाल कंटेनर होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को गर्मी और दबाव का इस्तेमाल करके हल्के और ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। वो दुनिया भर में तेल रिफाइनरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं और जैसा कि आप शायद कल्पना कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं है।
2006 में एडमंटन से अल्बर्टा तक सिर्फ अच्छी सड़कों का इस्तेमाल करते हुए 4 कोकड्रम, जिनमें से हर एक का वजन 455 टन था, को पूरे कनाडा में पहुंचाया जाना था। जैसे कि इतने भारी कार्गो के साथ 480 मील का सफर करना पहले से काफी नहीं था। उनका ट्रांसपोर्ट टाइम भी सर्दियों के दौरान था, जिसका मतलब है कि उन्हें -31 डिग्री फ़ारेनहाइट जितने कम तापमान को सामना करना पड़ता और उन्हें ठंडी सड़कों और काली बर्फ से भी निपटना पड़ता। लेकिन मेमोएट हैवी लिफ्टिंग के लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं थी। इन ड्रमों को 650 फुट से ज्यादा लंबे, 32 फुट चौड़े और 40 फुट ऊंचे एक कन्वे सिस्टम में पेयर में ले जाया जाता था। सड़क की जांच और तैयारी की जरूरत के कारण कई यूटिलिटी कंपनीज ने अपनी ड्यूटी के हिस्से के रूप में बिजली की लाइनें उठाई, ट्रैफिक लाइनों को मोड़ा और ट्रैफिक को संभाला। हाईवे के ट्रैफिक पर जोखिम को कम करने के लिए 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले 2 ट्रकों ने 2 दिनों के इंटरवल में इस पूरी दूरी को पूरा किया। ड्रम के दूसरे सेट के साथ काफिले के लौटने से पहले ये एक लंबा और मुश्किल सफर था और एक साइड की ट्रिप को पूरा करने में 5 दिन लगे थे। यार ये काफी लंबा सफर था। मेगा चुंबक। दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे समझने में हमारी मदद करने के लिए इन दिनों वैज्ञानिकों द्वारा मियोन G2 जैसे कुछ सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़े उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इलिनॉइस में पार्टिकल फिजिक्स का ये एक्सपेरिमेंट नए पार्टिकल्स की खोज में मदद करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मामूली चुंबक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मियोन G2 इस विशाल 50 टन इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है, जिसका डायमीटर 50 फीट है। ये देखने में जितना बड़ा दिखता है। 2013 में इसकी शिफ्टिंग में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इस डिवाइस में न्यूयॉर्क में ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में इसको बनाया गया और तैनात किया गया था, लेकिन इसकी रिसर्च इलिनॉइस में चल रही थी और क्योंकि इस विशाल चुंबक को एक बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक सिंगल यूनिट के रूप में बनाया गया था, इसे शिपिंग के लिए अलग नहीं किया जा सकता था। शुक्र है ये सिर्फ ब्रुकहेवन जा रहा था, जो मात्र 891 मील दूर था। फिर भी ज्ञान की इस महान खोज में यह बहुत दूर नहीं गया था, है ना। एक्चुअली उन्होंने पेड़ों और लैंपोस्ट जैसी रुकावटों की लगभग 900 मील की सड़क को चेक करने और साफ करने के बजाय फैसला किया कि ज़्यादातर सफ़र बाज के जरिए करना आसान होगा, लेकिन इसे अभी भी बंदरगाहों से आने जाने के लिए दोनों तरफ से कुछ भारी हॉर्स पावर्स की ज़रूरत थी। विशेष रूप से मॉडिफाई किए गए एक फ्लैट बेड ट्रक और एक 45 टन के मेटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेट को जहां तक हो सके सपाट रखते हुए चुंबक को सावधानी से उठाया गया और सफ़र शुरू हुआ। धीमी गति से चलने वाला ये ट्रक मुश्किल से कुछ मील प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार से चल रहा था। इसे लॉन्ग आइलैंड पर मरीना पोर्ट तक पहुंचने में कई दिन लग गए, लेकिन इसने यूएसए के तट के चारों तरफ इलिनॉइस नदी तक नहरों और पुलों के जरिए और फिर सड़क के एक हिस्से को पार करने के बाद 3200 मील का सफर करने के बाद अपना मिशन पूरा कर लिया और इसमें सिर्फ 35 दिन लगे। भले ही इसमें काफी लंबा समय लगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एक मेगा चुंबक को पहुंचाने का ये पूरा ऑपरेशन मस्त लग रहा था मेरे भाई। द नेवादा बीस्ट। दोस्तों, दुनिया भर में महामारी और दूसरी चीज़ों के कारण 2020 बहुत से लोगों के लिए बेहद भारी साल रहा, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प कारण से ये नेवादा में और भी ज़्यादा भारी हो गया। 29 जून को इस 770 टन के दैत्य को नेवादा के रेगिस्तानी हाईवे पर ले जाया गया था। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है? एक विशाल जेट इंजन। हो सकता है कि ये प्रिंगल्स का अब तक का सबसे बड़ा बनाया गया कैन हो। दरअसल ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। ये कंटेनर जो साउथ कैलिफोर्निया में बंद हो चुके सैन ओनोफ्रे न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन से आया था, जिसे सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 75 मील पश्चिम में एक वीरान जगह क्लाइव यूटा में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन 16.5 फीट डायमीटर वाले कंटेनर को ले जाने के लिए लगभग 300 फीट लंबे एक काफिले की जरूरत थी, ताकि इसका वजन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और डामर से बनी सड़कों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रकों से बना हुआ था, जिनमें से 2 उसे इंटरकनेक्टेड टोबास के नेटवर्क के जरिए खींच रहे थे और बाकी के 4 उसे धक्का दे रहे थे। इस कंटेनर को 48 एक्सल और 192 टायर ट्रेलर पर उठाया गया था, जिससे कुल काफिले की लंबाई 300 फीट तक पहुंच गई थी। लेकिन मामला यहाँ स्पीड का नहीं था। 4000 हॉर्स पावर से ज़्यादा पैदा करने वाले उन सभी ट्रकों के बावजूद कार्गो और सड़कों दोनों की सुरक्षा के लिए काफिला सिर्फ 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता था। तो इसके बजाय इसे एक ट्रेन में क्यों नहीं रख दिया गया? अपनी यात्रा के एक हिस्से के दौरान इसे ट्रेन में रखा गया था, लेकिन रिएक्टर इतना बड़ा था कि यूनियन पैसिफिक ट्रैक पर रॉक आउट क्रॉपिंग और 2 सुरंगों ने इस दैत्य के लिए पूरी ट्रेन यात्रा को असंभव बना दिया था। खैर, मुझे यकीन है कि नेवादा के लोग खुश थे। उन्हें हर दिन ये बहाना बनाने का मौका नहीं मिलता है कि उन्हें काम पर आने में इसलिए देर हो रही थी क्योंकि एक न्यूक्लियर रिएक्टर उनका रास्ता रोक रहा था। द बिग मैरिनो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि खूबसूरत ओपेरा हाउस, कंगारू, बारबेक्यू श्रिम्प्स और भेड़ के उस विशाल स्टैचू को कौन भूल सकता है। क्या आप उस स्टैचू के बारे में नहीं जानते? ये बिग मैरिनो है, जिसे गोलबर्न न्यू साउथ वेल्स के लोग प्यार से रैम्बो के नाम से जानते हैं।
वेल डन गॉलबर्न वालों। रैम्बो एक 50 फीट लंबा कंक्रीट मैरिनो भेड़ है जिसका वजन 106 टन है। इसे 1985 में इस इलाके के ऊन उद्योग के स्मारक के रूप में बनाया गया था और इसे स्टील फ्रेम और तार की जाली से बनाया गया था जिसे कंक्रीट से पेंट किया गया था और तराशा गया था। गॉलबर्न बाईपास के प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में रैम्बो को 2007 में खेतों की तरफ शिफ्ट करना पड़ा था, सड़क से लगभग आधा मील नीचे। भले ही रैम्बो दूर नहीं जा रहा था लेकिन उसे हिलाना आसान काम नहीं था। सबसे पहले रैम्बो के स्टील के पैरों की चारों तरफ की कंक्रीट केसिंग को हटा दिया गया और काट दिया गया जिससे उसके नीचे एक खास तौर से बनाई गई स्टील फ्रेम को जैक किया जा सके। इससे एक ट्रैक्टर यूनिट और 93 टन के ट्रांसपोर्ट ट्रेलर को उसके नीचे लाने के लिए जगह मिल गई। फिर उसके पैरों को ट्रेलर के बेड से जोड़ दिया गया और आखिर में 2.5 दिनों की तैयारी के बाद रैम्बो आगे बढ़ गया। हालांकि इसमें 96 से ज्यादा पहियों 620 हॉर्स पावर की शक्ति भी थी, फिर भी इस ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि रैम्बो पलट न जाए। शुक्र है रैम्बो बिना किसी समस्या के अपनी नई जगह पर पहुंच गया और एक बार जब उसके पैरों को रीइंफोर्स किया गया और कंक्रीट में लगाया गया तो वे रीफ ब्रिज होने के लिए तैयार हो गए। उसे एक गिफ्ट शॉप और डिस्प्ले एरिया में बदल दिया गया। यार ये कदम इतना शानदार था कि ये सिल्वेस्टर स्टेलोन को टक्कर दे सकता है। विशाल इंजन। दोस्तों एक एवरेज कार इंजन लगभग 190 हॉर्स पावर पैदा करता है और एक स्टैंडर्ड टैंक लगभग 1500 हॉर्स पावर पैदा करता है। दोनों के बीच काफी बड़ा अंतर है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंजन भी है जो लगभग 1,09,000 हॉर्स पावर पैदा करता है तो आप क्या समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। वेल देखिए ये कैसे काम करता है। ये वाटसिला आर्टिफ्लेक्स 96C डीजल इंजन है। इसका वजन 2300 टन है। ये 90 फीट लंबा है, 44 फीट ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 4 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके 14 बड़े सिलेंडर प्रति साइकिल 6.5 ऑन्स डीजल का इस्तेमाल करते हैं जिससे 5700 किलोवाट बिजली मिलती है। हम में से उन लोगों के लिए जिन्हें इसका मतलब नहीं पता, इस इंजन का एक रोटेशन लगभग आधे साल के लिए अमेरिका के एक मामूली घर की बिजली की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन ये इंजन घरों को बिजली प्रोवाइड करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे बड़े कंटेनर जहाजों को बिजली देने के लिए डिजाइन किया गया था जो हैवी फ्यूल ऑयल पर चलते हैं और एक दिन में इस चीज का 250 टन तक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट से जहाज तक कैसे ले जाया जाता है? खैर आमतौर पर इसका जवाब होता है एक बहुत कम हॉर्स पावर वाली मशीन, अक्सर इस तरह का ट्रेलर ट्रैक्टर। ये आर्टिफ्लेक्स 96C का बहुत छोटा वर्जन है और इसमें सिर्फ 6 सिलेंडर है, लेकिन इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए 28 एक्सल मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है और इसका वजन 1000 टन से ज्यादा होता है। इससे थोड़ा बड़ा 8 सिलेंडर वाला वर्जन भी उसी तरह ले जाया जाता है, लेकिन बड़े 12 से 14 सिलेंडर इंजनों को अलग अलग सेक्शंस में ले जाते हैं और इंस्टॉल करते हैं क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। यार इस चीज का विशाल आकार और पैमाना वास्तव में इवोल्यूशन को रिवॉल्यूशन में बदल देता है। एमवी सिवोल की तबाही। दोस्तों 16 अप्रैल 2014 में हाल ही के इतिहास की सबसे खतरनाक जहाज दुर्घटनाओं में से एक साउथ कोरिया के तट पर हुई थी। एमवी सिवोल एक व्हीकल पैसेंजर शिप था जो 472 यात्रियों और चालक दल को लेकर जेजू आइलैंड की तरफ जा रहा था जब एक बड़ी सी लहर से जूझते हुए उसने एक मोड़ लिया और पानी में पलट गया। सिर्फ 172 लोग ही जिंदा बचे थे और मारे गए लोगों में से 250 स्कूली बच्चे थे। बाद में एक जांच में पता चला कि जहाज को अवैध रूप से ओवरलोड किया गया था। बोट पर माल की मात्रा कानूनी लिमिट से दोगुनी ज्यादा थी और इसके ज्यादातर हिस्से को ठीक से बांधा नहीं गया था। इसकी भरपाई के लिए जहाज ने अपने बैलेस्ट टैंक को खाली कर दिया था जिसमें पानी होता है जो सफर के दौरान जहाजों को स्थिरता और गतिशीलता देता है, लेकिन उन्होंने इसे इतना कम कर दिया था कि सही स्टेबिलिटी देने के लिए उन्हें जितना चाहिए था उसका सिर्फ 1/4 से थोड़ा ही ज्यादा उसमें बचा था। ये इसलिए ताकि इंस्पेक्टर्स को जहाज पानी में ज्यादा नीचे ना दिखाई दे, लेकिन ये सालों से इसी तरह से अवैध रूप से चल रहा था। इसलिए उस भयानक दिन जैसे ही जहाज ने वो शार्प टर्न लिया तो माल फिसल गया जिसने जहाज के ग्रेविटी सेंटर को बदल दिया और जहाज पलट गया। बचाव अभियान 3 साल बाद 2017 में शुरू हुआ था। सिवोल का वजन लगभग 13,000 टन माना जाता था जिसमें माल का बचा हुआ हिस्सा भी शामिल था, लेकिन उस दौरान उसमें जमा हुई मिट्टी ने इसका वजन 17,000 टन तक बढ़ा दिया था। जहाज लहरों से 130 फीट नीचे पड़ा हुआ था, इसलिए उसके दोनों तरफ 2 विशाल बाज रखे गए थे। समुद्र के तल से नीचे खुदाई करके बीम लगाए गए थे और फिर इसे ऊपर खींचने के लिए केबल लगाए गए थे। एक बार 2/3 मलबे के एक्सपोज हो जाने के बाद एक सेमी सबमर्सिबल वेसल को इसे पानी से बाहर निकालने और मोकेपो बंदरगाह तक ले जाने के लिए से नीचे रखा गया। जब मलबा वहां पहुंचा तो कई सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर इसे आगे के तट पर ले जाने के लिए तैयार थे। ये एक 24 एक्सल लाइन ट्रांसपोर्टर है जो कुल मिलाकर 96 पहियों से बना है। काफी बड़ा है ना? वेल सिवोल के मलबे के लिए एक 600 एक्सल लाइन ट्रांसपोर्टर की जरूरत थी। ये 2400 पहिए हैं जिनमें हर एक्सल लाइन 30 टन से ज्यादा वजन को सपोर्ट करती है। इसने एमवी सिवोल को इस तरह के ट्रांसपोर्टर द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे भारी चीज बना दिया था। कुल मिलाकर जहाज को समुद्र तल से उठाने में 8 दिन से ज्यादा का समय लगा था और 4 दिन इसे ड्राई डॉक तक पहुंचाने में लग गए। ये इतिहास का सबसे लंबा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन तो नहीं था, लेकिन
ये अभी भी बहुत बड़ा और भयानक है, जो मुझे डूबने का एहसास दिलाता भाई। सैटर्न 5S2। दोस्तों, हम 1967 के समय में जाने वाले हैं, जब स्पेस रेस एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थी। सैटर्न 5 उन कई स्पेस प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसे अमेरिका जल्दबाजी में फाइनेंस कर रहा था और डेवलप कर रहा था। ये एक 3 स्टेज अमेरिकी रॉकेट था जिसका इस्तेमाल नासा द्वारा अपोलो प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। 10,000 ठेकेदारों को पार्ट सप्लाई करने पड़े थे क्योंकि सैटर्न 5 की अनुमानित समय सीमा बहुत कम थी। इन सभी को टेस्ट लॉन्च असेंबली के लिए कैप कैनेडी ले जाने से पहले टेस्ट कराने के लिए अमेरिका के प्रमुख केंद्रों में भेज दिया गया। कुल मिलाकर सैटर्न 5 के स्पेशल पार्ट्स की सप्लाई के लिए 56 रेल रोड टैंक कारों की आवश्यकता थी, जिन्हें समुद्र के रास्ते 70 दिनों में लाया गया था, और कुछ कंपोनेंट्स को तो एयरलिफ्ट भी किया गया था। लेकिन कॉमन ब्लैक हेड टेस्ट टैंक या CBTT, जो इसे ट्रांसपोर्ट की एक बहुत ही अजीब चीज थी, को सैटर्न 5 की दूसरी स्टेज में ले जाया गया था, जिसे S2 के रूप में जाना जाता है। इसका डायमीटर 33 फीट था। ये 47 फीट लंबा था, जो पहले से टेस्ट किए गए किसी भी बल्क हेड में सबसे बड़ा था, और इस वजह से इसको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इसके कंप्लीट होने के बाद इसे सील बीच साइट से सांता सुजाना फील्ड लेबोरेटरी में ले जाना था। आमतौर पर एक कार इस सफर को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकती है, लेकिन 120 फीट लंबे कस्टम बिल्ड ट्रांसपोर्ट और उसका कार्गो, जो कि 3 मंजिला इमारत जितना चौड़ा था, को ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायरिंग, लैंपोस्ट से बचने और ढलाने वाली रोड से ले जाने में परेशानी होगी। इसलिए CBTT को 10 मील प्रति घंटे से भी कम समय में खुले समुद्र में 1.5 मील की दूरी पर ले जाया गया था। वेंचुरा काउंटी हाईवे और कैलिफोर्निया की सड़कों के जरिए लेबोरेटरी में आखिरी 50 मील की दूरी पर ले जाने से पहले इसे फिर एक बाज पर रख दिया गया और समुद्र में 60 मील की दूरी तय की गई। कुल मिलाकर S2 के ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशन में कुल 3 दिन लग गए थे। यार, मुझे लगता है कि इंसान के लिए एक छोटा सा सफर था, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा थी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आपको सबसे ज्यादा शानदार लगा? क्या आप कभी किसी बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन का हिस्सा रहे? हो सकता है कि आपने एक बड़ा सा ट्रक चलाया हो, या आपने कुछ भारी माल ढोने में मदद की हो, या हो सकता है आपने अपनी सास को हवाई अड्डे पहुंचाया हो। चाहे जो भी हो, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।